नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने हल्द्वानी दौरे के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने इसे कांग्रेस की तुच्छ मानसिकता बताया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश भर में हो रही अपनी चुनावी हार से बौखलाहट में है और जहां अब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी नेताओं पर बेबुनियादी आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न केवल भारत में बल्कि वैश्विक मंच पर भी एक मजबूत और लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित है। कांग्रेस पार्टी जब जब हारती है तब तक वो कुछ न कुछ आरोप लगाती है। कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है, कभी जो है प्रशासन पर ठीकरा फोड़ती है, कभी सरकार पर फोड़ती है, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर फोड़ती है। लेकिन देश की जनता जानती है कि देश की जनता आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर, चाहे भारत की सरकार चुनने का मामला हो, तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है, और राज्यों के अंदर पूरे देश के अंदर तीसरी बार चौथी बार डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रही है। ये केवल अपनी फेस सेविंग है इनकी, कि वोट चोरी जैसी बातें करते हैं। मोदी जी 24 घंटे में से 18 घंटे 19 घंटे 20 घंटे काम करते हैं, और देश के अंदर एक वर्क कल्चर आया है गरीबों के लिए, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए आज सुविधाएं आई हैं, इतनी सारी योजनाएं आई हैं। आजाद भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अंत्योदय को साकार करके दिखाया है। आज विश्व के मंचों पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। जो दुनिया के देश हमको कभी गंभीरता से नहीं लेते थे, आज वह भी भारत के रुख का इंतजार करते हैं। गरीब माताएं बहनें, गरीब लोग जो शोषित वंचित हैं, वो सब के सब नरेंद्र मोदी जी को कोई अपना भाई समझता है, कोई अपना बेटा समझता है, कोई घर का सदस्य मानकर आज लाइन में खड़े होकर उनको जिताने के लिए प्रयास करता है। तो कांग्रेस को वोट चोरी दिखाई देती है। 24 घंटे मोदी जी उसमें से 20 घंटे काम करते हैं, तो जनता का प्रेम होना स्वाभाविक है। अब अपनी कहीं पर भी उनको नहीं चल रही है तो केवल फेस सेविंग के लिए इस प्रकार की बातें, मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। देश की जनता भली भांति समझती है। कहीं पर अगर ऐसा मामला है तो उनको कुछ तथ्य देने चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने तो कहा ही है कि हम जांच करवाएंगे। कहीं पर ऐसा प्रकरण आएगा तो। अब खबर पिथौरागढ़ से है, जहां धारचूला से कांग्रेस के विधायक हरीश धामी के द्वारा अधिकारियों की मनमानी को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाए गए हैं। आपको बता दें कि विधायक ने पत्र को भेजकर हरीश धामी ने पिथौरागढ़ जिले के जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बताते चले कि हरीश धामी ने कहा, उनका कहना है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कई जगह सड़कें पूरे तरीके से बंद है। मरीजों को उपचार करने के लिए ले जाने के लिए सड़कें जब बंद हैं तो उन्होंने अधिकारियों को फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन किसी भी अधिकारी का फोन नहीं उठाना और कई अधिकारी उनके फोन नहीं उठा रहे हैं, जो कि विशेष अधिकार हनन के तहत मामला आता है। इसलिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि ऐसे अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए और इस बार जब विधानसभा का सत्र होगा तो वह विधानसभा सत्र में भी विशेष अधिकार हनन के तहत इस मामले को उठाएंगे। देखिए, ये बड़ा चिंता का विषय है। आप सबने देखा होगा, पिछली बार मैं अपने ही नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ लड़ा था, और उसके बाद प्रदेश सरकार की ओर से बहुत ठीक ठाक धनराशि जो है आपदा के लिए, दैवीय आपदा के लिए पैसा दिया गया। और जब मेरे द्वारा जिलाधिकारी को पत्र लिख के उसकी जानकारी मांगी गई कि भाई आपने किस किस योजना में कितना पैसा दिया है, और पिथौरागढ़ जिले के अंदर कहाँ कहाँ आपदाएँ आई हैं, और आपने जो ज़रूरतमंद था, जहाँ पर ज़रूरत थी आपदा के पैसे की, वहाँ दी या कहीं अन्यत्र दिया, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और परसों की बात है, भाई मेरे यहाँ क्या पूरे उत्तराखंड में दैवीय आपदा से सभी लोग ग्रस्त हैं, सभी जगह जो है कनेक्टिविटी बंद है। तो मेरे यहाँ नामिक क्षेत्र में है, और धामी गाँव है, और सोबला,
इन 3 एरियाओं में सड़क बंद होने से लोग वहाँ पर बीमार थे, जिनका मेरे पे एप्लीकेशन आया है और मैंने वो एप्लीकेशन इनको फॉरवर्ड किया। उसके बाद मैंने इनसे कहा भी स्पेशली कि भाई आप तत्काल जो भी है, जो अरेंजमेंट होता है आप हमें अवगत करा दें ताकि उन लोगों को हम बता सकें। 2 बजे तक मैं इंतज़ार करते रहा, मुझे कोई इनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जब मैंने कॉल बैक किया तो मेरा कोई कॉल रिसीव करने को तैयार नहीं था। उसके बाद मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष और जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और पत्र लिख के जब सोशल मीडिया में डाला तो उसके बाद एसडीएम के भी फ़ोन आते हैं, सभी के फ़ोन आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और मैं तो ये कहता हूँ कि इस प्रदेश में विशेषकर जो पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर आपदा का सीजन है, अगर आप विधायक का कॉल नहीं उठा रहे तो फिर आम जनता का क्या कॉल आप उठा रहे होंगे, क्या उनको सहयोग कर रहे होंगे। तो ये बहुत एक गंभीर मामला था, इसको लेके मैंने लिखा है। और दूसरा, जो मुझे दैवीय आपदा और खनन्यास के पैसों का जो इन्होंने विवरण मांगने के बाद नहीं दिया था, उसके लिए मैं विशेषाधिकार हनन की बात मैंने कही है। और निश्चित तौर पे मैं तो विशेषाधिकार हनन इसी बार लगाता, लेकिन हाउस नहीं चल पाया। जैसे ही विधानसभा सत्र चलेगा मैं निश्चित तौर पे जो है विशेषाधिकार हनन भी लाऊंगा और मैं चाहूँगा कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी इस बार केवल वार्निंग न दें बल्कि इनको हाउस के अंदर बुलाकर दंडित करने का काम करेंगे, तब जाके ये अधिकारी सुधरेंगे। 21 सितंबर 2025 यानी कि कल प्रस्तावित उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली है। आपको बता दें कि एसएसपी परमिंद्र जोबाल के निर्देश पर जिले को 6 जोन और 12 सेक्टरों में बांटते हुए 64 परीक्षा केंद्रों पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। तो वहीं बताते चले कि एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा ने पुलिस लाइन रोशनाबाद में तैनात पुलिसकर्मियों को समय पर ड्यूटी पॉइंट्स पर पहुंचने और किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। तो वहीं बता दें कि पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा और साथ ही किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का परीक्षा केंद्र में प्रवेश सख्ती से वर्जित रहेगा। तो बताते चले कि नोडल अधिकारी के रूप में एसपी सिटी पंकज गैरोला को जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है और जहां पर इस संबंध में हुई बैठक में एसपी सिटी के साथ साथ एएसपी और सीओ सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां सभी को तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। परीक्षा है और उसी के लिए अभी यहाँ ब्रीफिंग की गई थी, इसमें सभी को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं और सभी को ये भी बताया गया है टाइमली अपनी ड्यूटी पे ऑफिसर पहुंचेंगे और अपनी ड्यूटी सुचारू रूप से करेंगे। इसके लिए क्योंकि आपको विदित है जैसा कि शहर में 35 और ग्रामीण क्षेत्र में 29 हमारे परीक्षा केंद्र है, टोटल 24,000 से भी ज्यादा हमारे अभ्यर्थी है यहाँ पे। तो उन सब के लिए उसी हिसाब से हमने व्यवस्था की है यहाँ पे और सभी कल सुचारू रूप से अपनी ड्यूटी पुलिस वाले संपन्न करेंगे। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां के इंटरनेशनल स्टेडियम में एशियन कैंडिडेट कप फेंसिंग प्रतियोगिता का भव्य आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि 17 देशों से 250 से अधिक खिलाड़ी, जिसमें कि भारत ने लगभग 150 प्रतिभागी शामिल है और इस अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। बताते चले कि यह प्रतियोगिता 22 सितंबर तक चलेगी और इसमें बालक और बालिका वर्ग के मुकाबले एशियाई के फेंसिंग परिसंघ के दिशा निर्देशों के अनुसार आयोजित किए जा रहे हैं। बताते चले कि तजाकिस्तान, मलेशिया, सीरिया, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे देशों की भागीदारी इस आयोजन को और भी खास बना रही है, जहां फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता को देश के लिए गौरवपूर्ण भी बताया गया है। तो वहीं महासचिव राजीव मेहता के अनुसार ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का अवसर देते हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार की ओर से खेलों को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत यह आयोजन प्रदेश के खेलों के क्षेत्र में एक नई पहचान दिला रहा है। अच्छी कोशिश करी थी और अच्छा प्रयास किया और बहुत सक्सेसफुल रहे हम लोग। आप लोग देख रहे हैं कि 21 कंट्री की एंट्री हुई थी, उसमें से 17 कंट्री ने क्वालिफाई किया। 4 कंट्री कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाए, बट हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबके वीजा लगाए, वीजा सबके क्लियर हुए, तो हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं हुई। आज से स्टार्ट होगा, 22 तारीख को फाइनल इसका। अब इसमें 192 प्लेयर्स हैं, पर 50-60 ऑफिशियल भी हैं, तो टोटल मान के चलो 250 लोग हैं और अच्छा रहेगा, अच्छा फंक्शन रहेगा, अच्छा ऑर्गेनाइज किया। हमने पूरा होटल एकोमोडेशन, एयर टिकट, खिलाड़ियों को जो बाहर से खिलाड़ी आए हैं उनको सबको दिया हुआ है, खाना पीना सब एकोमोडेशन कम्प्लीमेंट्री है फेडरेशन की तरफ से। कौन सी कंट्री नहीं आई? इसमें एक मलेशिया नहीं आई है, एक नेपाल नहीं आ पाई और एक ईरान की टीम नहीं आ पाई। ईरान की रेफरी तो आई है बट ईरान नहीं आ पाई।
खेल और खिलाड़ियों के भविष्य में उत्तराखंड के लिए एक ऐसी मुहिम चल रही है। नेशनल गेम के बाद लगातार आप देख रहे होंगे, ये बहुत बड़ा एक इवेंट हमारे हल्द्वानी में होने जा रहा है, उत्तराखंड में होने जा रहा है। ये इसी का फलस्वरूप है कि जो हमारे ये इंडोर स्टेडियम से यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों के लिए बने थे, आज ये इंटरनेशनल खेल करवाने के लायक भी हैं। ये स्पष्ट संदेश जो है पूरे विश्व में यहाँ से जा रहा है, क्योंकि 17 कंट्री के लोग यहाँ पर खेल रहे हैं। तो इन खेलों के होते हुए, इन खेलों के चलते हुए आने वाले भविष्य में कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, उसकी दावेदारी भारत की और ज्यादा मजबूत बनती है, क्योंकि यह इंटरनेशनल पटल है। इंटरनेशनल पटल पे यह खेल खेला जा रहा है। 17 कंट्री बाहर से आए हुए हैं, उनके प्रतिनिधि, उनके खिलाड़ी और उनके ऑफिसर्स और उनके संघ सभी यहाँ पर हैं। तो एक संदेश पूरे विश्व में जाएगा यहाँ। ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, क्योंकि वो लगातार जो है खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो भी हमारे खिलाड़ियों को जितना भी भरसक प्रयास हो सके, उतनी संभावना, उतनी उनको सहायता देने को तैयार हैं। अभी उन्होंने बताया हम विश्वविद्यालय यहाँ पर खेलों का बना रहे हैं, खेल के हॉस्टल से हमने मैक्सिमम कर दिए हैं, स्पोर्ट्स कॉलेज की बढ़ोतरी हमने कर दी है, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की बढ़ोतरी हमने यहाँ पर कर दी है। और आज की डेट में हम 25 इवेंट भरपूर बारिश में, अन्य चीजों में भी उत्तराखंड के अंदर में इंडोर स्टेडियमों में कर सकते हैं। ये कैपेसिटी केवल उत्तराखंड की है। ये बाहर के जो हमारे और भी स्टेट हैं उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि हम 25 खेल इकट्ठे यहाँ पर जो है इंडोर में करवा सकते हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड की है और उत्तराखंड सरकार की। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में हालिया आपदा को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से आपदा से हुई क्षति की विस्तृत रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों में कोई भी ढिलाई न बरती जाए, साथ ही साथ जरूरतमंदों को हर संभव सहायता तत्काल पहुंचाई जाए। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की बैठक में क्षेत्रीय विधायक सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे और जहां बैठक में आपदा के कारण हुए नुकसान, प्रभावित परिवारों की स्थिति और पुनर्वास के कार्यों पर समीक्षा की गई। बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है और हर स्तर पर राहत कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश सरकार की नीतियां और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस ने एक बार फिर से मोर्चा खोलते हुए जसपुर में जन आक्रोश रैली निकाली। आपको बता दें कि पृथ्वीराज चौहान चौक से शुरू हुई इस रैली का नेतृत्व कांग्रेस के विधायक आदित्य चौहान ने किया और जहां रैली में जसपुर में स्टेडियम निर्माण, पेयजल के संकट, रोडवेज, बस स्टैंड, डैम के क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित करने जैसी कई स्थानीय समस्याओं को उठाया गया। बताते चले कि कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ साथ अन्य नेतागण मौजूद रहे, जहां तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो वहीं मंच से सभी नेताओं ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला, तो वहीं कहा गया कि जनता की समस्याओं का अनदेखा किया जा रहा है और जहां रैली के उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा गया। इन विषय के साथ लेकर आज हम लोग देखिए, जसपुर ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता आज त्रस्त है और जो विकास हमारा हमेशा एजेंडा रहा है, विकास की बात कांग्रेस ने की है। आज उसी मुद्दों को लेकर हमारे जसपुर के माननीय विधायक आदित्य चौहान जी यहाँ पर जब माननीय हरीश रावत जी की गवर्नमेंट की सरकार थी, उस दौर में स्टेडियम के निर्माण के लिए 1 करोड़ की धनराशि अवमुक्त हुई थी और 4 दीवारी बाउंड्री वॉल भी बनी थी। उसके बाद भाजपा की सरकार के आने के पश्चात उस पर 1 रुपया भी धनराशि अवमुक्त लिखी गई है। यहाँ पर जो डैम है, दशकों से वहाँ लोग रह रहे हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से वंचित इसलिए हैं कि उन्हें मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। उसको राजस्व ग्राम बनना चाहिए, ये मांग है। यहाँ पर पॉलिटेक्निक
उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता कर गढ़वाल रेंज के पुलिस महानिरीक्षक यानी कि आईजी को तत्काल पद से हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि करण माहरा ने आरोप लगाया है कि रुड़की क्षेत्र में एसटीएफ के द्वारा बीजेपी के पार्षद की गिरफ्तारी के मामले में आईजी गढ़वाल की संदिग्ध भूमिका सामने आ रही है। और वहीं आपको बता दें कि गिरफ्तार पार्षद पर अवैध जमीन कब्जाने और कुख्यात अपराधी प्रवीण वाल्मीकि से संबंध रखने के आरोप हैं। और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए हैं। करण माहरा का यह भी कहना है कि इस गिरफ्तारी के तार सीधे तौर पर आईजी गढ़वाल से जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तार पार्षद के साथ 2 पुलिसकर्मी की भी संदिग्ध भूमिका उजागर हुई है और जिनकी व्हाट्सएप की चैट की जांच होनी चाहिए। और वहीं कांग्रेस नेता ने यह आरोप लगाया है कि उन्हें सिर्फ संदेह नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इन सभी गतिविधियों के पीछे आईजी गढ़वाल की भूमिका है। सभी विषय आपसे मैं कर चुका, आपदा, एनसीआरबी की रिपोर्ट, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मैंने आज आईजी गढ़वाल को पद से हटाए जाने की मांग सरकार से की है। मोनू बॉलर का जो प्रकरण है जिसमें 50 करोड़ की संपत्ति फर्जी कागजात के आधार पर खुदपुर करने का मामला सामने आया है, एसआईटी का गठन हुआ। मोनू बॉलर के साथ साथ आईजी स्वरूप जी के दफ्तर से संबंध रखने वाले 2 पुलिसकर्मी भी गिरफ्तार हुए हैं और ये 2 पुलिसकर्मी एक बड़े अधिकारी के आदेश पर पिथौरागढ़ से यहाँ संबद्ध किए गए और उन पुलिसकर्मियों के द्वारा रोज 4 से 5 बार मोनू बॉलर से बातचीत होते हुए पाई गई है। हम उन बातचीत को रिकॉर्डिंग की मांग करते हैं और उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन पुलिसकर्मियों के फोनों से किसी बड़े अधिकारी ने मोनू बॉलर से बातचीत की होगी। और जब तक आईजी अपने पद पर रहेंगे तब तक मेरा ये मानना है, कांग्रेस का ये मानना है कि जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। किसने उन 2 पुलिसकर्मियों को पिथौरागढ़ से यहाँ संबद्ध किया, किसने उनके दूरभाष उनके फोनों से मोनू बॉलर से बातचीत की। लगातार हो रही भारी बारिश से जोनसार बाबापुर क्षेत्र में जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बताते चले कि क्षेत्र के लाफलाई मानी जाने वाली कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर चापनू मोड़ के पास पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क आगे पर गिरा। तो वहीं आपको बता दें कि जिससे यातायात पूरे तरीके से ठप हो गया है। तो वहीं बता दें कि मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि लोक निर्माण विभाग की टीम मलबा हटाने में जुटी हुई है, लेकिन लगातार हो रही भारी बारिश कार्य में बाधा बन रही है और जहां घंटों से फंसे लोग अब प्रशासन से मार्ग को शीघ्र ही खुलवाने और वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। इस प्राकृतिक आपदा ने एक बार फिर से पहाड़ी क्षेत्रों में संवेदनशीलता और आपदा प्रबंधन की चुनौतियों को उजागर कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उद्यान विभाग के द्वारा फल संरक्षण केंद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 कर्मचारियों के बीच में आपसी विवाद में मारपीट हो गई। आपको बताते चले कि जानकारी के अनुसार कर्मचारी लोकेश कुमार और चरण सिंह के बीच कहासुनी के बाद मामला इतना बढ़ गया कि लोकेश कुमार ने अपने ही सहकर्मी चरण सिंह के साथ हाथापाई कर दी और जहां चरण सिंह पर आरोप है कि लोकेश कुमार कार्यालय में शराब के नशे में पहुंचे थे और जब इसका विरोध किया गया तो लोकेश आक्रामक हो गए और जहां मारपीट भी शुरू कर दी गई। घटना के बाद चरण सिंह ने कोतवाली विकास नगर में शिकायत को दर्ज कराया है और जहां उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाएं कार्य वातावरण और अनुशासन को बिगाड़ने वाली हैं और इन्हें किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही साथ बताते चले कि उद्यान विभाग के इंचार्ज तहसीन खान ने घटना की पुष्टि को करते हुए बताया है कि मामले की विभागीय जांच शुरू हो गई है और जांच पूरी होने के बाद दोषी कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कोई झगड़ा ना है तो उसी की जांच की जा रही है। अभी जो भी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए स्टाफ में लोकेश कुमार और चरण सिंह है, आपस में गाली गलौज हुई है, बात हुई है। नहीं, अभी जांच की जा रही है, जो भी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑफिस में था, 3 लोग यहाँ से गए ऑफिस से, वो कर्मचारी
11 बजे, और वहां से आए और दो तो निकल गए दारू पी के, एक ने दारू पीछे से आया और मेरे पे यहाँ, मैंने कहा भी तू भी चल जा, दारू पी के क्यों आया, इतनी दारू पी रखी तूने, कोई आ जाएगा, तो इसने मुझे बजा दिया वहाँ, कह रहा तेरे बाप का है ऑफिस जो मैं जाऊँ। ये लोकेश कुमार ने मारा। अच्छा, ये ओपनल में है यहाँ पे कर्मचारी। क्या दारू पी थी? उसने दारू पी रखी थी, बहुत ज्यादा समला बन जा रही थी, दारू थी। अच्छा, फिर आपने अधिकारी से आज बात करी, क्या कहा? अधिकारी से तो मैंने रात बात करी थी, रात भी अब भी बात करी है, और उन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे इस पर। वो अग्री हो गए कि हाँ मैंने दारू पी रखी थी, मार के वो भी अग्री हो गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान श्री ननकाना साहिब की यात्रा पर सरकार के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ आज व्यापक स्तर पर रोष प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि प्रदर्शन में समाज के सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जहां इस फैसले को लेकर धार्मिक आस्था और भावनाओं से जुड़ा मामला बताया जा रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि श्री ननकाना साहिब सिख धर्म की आस्था का केंद्र है और वहां की यात्रा पर रोक लगाना करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना को ठेस पहुंचाने जैसा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार तुरंत इस फैसले को वापस ले और श्रद्धालुओं को बिना किसी बाधा के श्री ननकाना साहिब की यात्रा करने की अनुमति दी जाए। इस अवसर पर मौजूदा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा कि धार्मिक स्थलों की यात्रा पर रोक किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया है कि अगर जल्द ही इस प्रतिबंध को नहीं हटाया गया तो आंदोलन और भी व्यापक रूप ले सकता है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।